नमस्कार साथियों, मैं रवि पांडे आपको अपने YouTube चैनल अश्माकम क्लासेस पर स्वागत करता हूं और साथ ही साथ अश्माकम क्लासेस परिवार की तरफ से सभी को हैप्पी होली। सभी लोग होली के पर्व को अच्छे तरीके से मनाएं। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस क्लास वी विल डिस्कस ऑन सम न्यूमेरिकल टॉपिक्स बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वी हैव ऑलरेडी रीड। हम ये जान चुके हैं कि ओम्स लॉ के क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो किस कंडीशन में वर्क करता है, कहाँ पर एप्लीकेबल है। तो चलिए उसके आगे आज ओम्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ओम्स लॉ जो कि हम फार्मूले के बेस्ड में पढ़ चुके हैं, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, V पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है या इलेक्ट्रिक करंट इसी को बोलेंगे, और R क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो R रेजिस्टेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, I इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, तो इस पर बेस्ड आज हम सब कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ओम्स लॉ जो कि जिसकी थ्योरी से ये फार्मूला निकल कर आता है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन को आइए देखते हैं। हमारे सामने दो क्वेश्चन हैं, चलिए वन बाय वन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V की बात हो रही है। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट, ठीक है, इज 0.1 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस R को फाइंड आउट करना है। तो पहली बात तो दिया क्या क्या है, ये एम्पियर में है, तो एम्पियर किसकी यूनिट होती है, करंट की। हम यूनिट को देख करके भी फिजिकल क्वांटिटी को बता सकते हैं, क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी की एक ही यूनिट होगी। अगर एम्पियर करंट की यूनिट है तो केवल और केवल करंट की ही यूनिट होगी। वोल्ट अगर पोटेंशियल की यूनिट है तो पोटेंशियल का ही यूनिट होगा, किसी और दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं हो सकता। तो हम हमेशा यूनिट को कंसिडर करते रहेंगे, चाहे वो एम्पियर है या वोल्ट है। ठीक है, तो वोल्ट ये टर्म दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस है ये। ठीक है, जहां पर वोल्ट मिल जाए वो समझ लेना पोटेंशियल डिफरेंस है, जहां पर एम्पियर मिल जाए वो करंट है। मतलब V की वैल्यू है 0.1 वोल्ट और I की वैल्यू है 2 एम्पियर। ठीक है, I की वैल्यू है 2 एम्पियर। निकालना क्या है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, R को फाइंड आउट करना है। मतलब फाइंड आउट किसको करना है, R को। हम फार्मूला लगाएंगे R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई फार्मूला लगेगा ओम्स लॉ के थ्रू। ठीक है, ओम्स लॉ तो हमारा यही कहता है R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो हम यहां से निकालेंगे R इज इक्वल टू वी की वैल्यू दे रखा है 0.1 और I की वैल्यू है 2। ठीक है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए यहां 0 लगा सकते हैं, ये 1/20 हो गया। ठीक है, तो 1/20 हो गया, ये पॉइंट हट गया, तो हमारा इसी को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.05 इतना आ गया, इतना ओम का आ गया रेजिस्टेंस। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 0.05 ओम। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो पहले में क्या क्या दिया है, गिवन डेटा को नोट करना है। पहले पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 वोल्ट दे रखा है, वोल्ट को देखकर हम समझ जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। ठीक है, तो हमको जहां भी वोल्ट मिला ये पोटेंशियल डिफरेंस है दे रखा है। करंट दे रखा है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ओम्स लॉ लगाया, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, फार्मूले पे पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ 20 वोल्ट बैटरी, 20 वोल्ट मिला, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ये रहा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। एंड अ रजिस्टर ऑफ 60 ओम, 60 ओम का रेजिस्टेंस है, मतलब ये R की वैल्यू है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि R की यूनिट, अगर हम R इज इक्वल टू वी अपॉन आई लिखते हैं तो V वोल्ट में होता है, I एम्पियर में होता है और R ओम में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर 60 ओम है तो ये रेजिस्टेंस R की वैल्यू है। तो गिवन डेटा हम लिख लेते हैं, R दे रखा है 60 ओम। ठीक है, और क्या दे रखा है, V की वैल्यू दे रखा है 24 वोल्ट,
24 वोल्ट दे रखा है। व्हाट विल बी द करंट, आई को निकालना है, कैलकुलेट करना है। व्हाट विल बी द करंट इन सर्किट, सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी वही फाइंड आउट करना है, मतलब आई को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और एडिशनल जानकारी दे रखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल, जो वायर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगभग जीरो है, ठीक है, नियरली जीरो है। तो कहने का मतलब एक तो अगर सर्किट को हम बनाएं तो सर्किट कुछ इस तरीके से होगी कि एक तो हो गया ये करंट सोर्स हो गया, और इसमें ये रहा रजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस है 60 ओम, ठीक है। और ये जो वायर है, वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस ये बोल रहा है, इस लाइन का मतलब है द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर, ये जो वायर कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि वायर ही तो एक मतलब रास्ता, एक पाथ प्रोवाइड करता है और उसी पाथ को सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पाथ है या जो ये वायर है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है या लगभग जीरो है, ठीक है, नेग्लिजिबल बोल रखा है। और बाकी यहाँ का पोटेंशियल दे रखा है 24 वोल्ट, इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी वही करंट आई की वैल्यू बताना है। यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ का फार्मूला क्या कहता है, आर इज इक्वल टू वी अपान आई, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपान आर, ठीक है। आई इज इक्वल टू वी अपान आर, तो आई इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू है 24 और आर की वैल्यू है 60, ठीक है। तो ये इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से 4 टाइम्स 10 टाइम्स 2 5, मतलब आई की वैल्यू आ गई हमारी, आई की वैल्यू आ गई 2/5, ठीक है। 2/5 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 0.4 एम्पियर। हमारा करंट कितना आ गया, 0.4 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में कितना एम्पियर की करंट फ्लो करेगी, 0.4 एम्पियर की, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस में इतना तो हमें समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को रीड किया जाता है। गिवन डेटा को पहले सबसे पहला काम होता है कि गिवन डेटा को नोट करिए, उसके बाद कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, फार्मूला अप्लाई कीजिए, ठीक है। अभी हम ओम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो केवल हमको ओम्स लॉ का ही फार्मूला अप्लाई करना है। V इज इक्वल टू आई आर, या R इज इक्वल टू वी अपान आई, या I इज इक्वल टू वी बाई आर, इसी को इधर उधर करके बनाया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले गिवन डेटा को नोट कीजिए, फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, क्वेश्चन क्या रहा है, हर एक पॉइंट्स को क्लियरली हमें पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें ये एक्स्ट्रा चीज़ें नॉलेज दे रखा है, तो एक्स्ट्रा नॉलेज का इसमें केवल एक्स्ट्रा नॉलेज है, अगर ये लाइन ना भी होती तो हमारा आंसर इतना ही आता। मतलब आंसर पर इस लाइन का कोई इफेक्ट नहीं है, ये थोड़ा सा उसके एक्स्ट्रा जानकारी दे रखा है वायर के बारे में कि वायर के इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर यहीं पर इस इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर लेता, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस की भी वैल्यू दे देता, तो रिजल्ट हमारा ये ना आता, कहीं इससे भी कम आता, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा वो करंट के फ्लो को कम करता जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्राज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर, ये करंट की वैल्यू है 3.4 एम्पियर, ठीक है, फ्रॉम दी 220 वोल्ट सप्लाई, मतलब वी की वैल्यू है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि करंट उसमें कितना फ्लो कर रही है, 3.4 एम्पियर, सप्लाई का पोटेंशियल कितना है, तो 220 वोल्ट है, ठीक है। व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन विल ड्रा व्हेन कनेक्टेड टू 110 सप्लाई लाइन, ठीक है। कहने का मतलब इस पोटेंशियल को 220 से घटा करके जब 110 कर दिया जाएगा तब कितना करंट फ्लो करेगा। क्वेश्चन को जरा फिर समझिए कि इतने सप्लाई पर, इतने पोटेंशियल पर 3.4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो इतने पोटेंशियल पर कितना करंट फ्लो करेगा, क्वेश्चन यही है, ठीक है, कि 220 वोल्ट पर जो करंट की वैल्यू है 3.4 एम्पियर है, तो ये बताना है कि 110 वोल्ट पर कितना एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। मतलब यहाँ पर करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। पोटेंशियल को हमने हाफ कर दिया तो करंट की वैल्यू क्या होगी। अगर हम इस करंट को, इस फार्मूले वाली क्लास को अच्छे से देखे हों तो वहाँ पर हमने एक पॉइंट को रखा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा करंट बढ़ेगा, और जितना ही पोटेंशियल घटेगा उतना ही करंट घटेगा, ठीक है। मतलब करंट और पोटेंशियल में
रिलेशन कैसा है, तो डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। इसी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाया गया, जिस कांस्टेंट को हमने रेजिस्टेंस नाम दे दिया, और यहीं से R इक्वल टू क्या आ गया, V/I, ये फार्मूला आ गया। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इस केवल इतने से ही ये समझ लें कि यहाँ पर पोटेंशियल इतना था तो करंट इतना था, पोटेंशियल हाफ हो गया, 220 का हाफ होता है 110, अगर पोटेंशियल हाफ हो गया तो करंट भी क्या होगा, करंट पर भी कैसा इफेक्ट होगा, कहीं ना कहीं ये भी हाफ हो जाएगा। तो आंसर हमारा 1.7 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा करंट यहाँ पर आंसर कितना आना है, 1.7 एम्पियर। ये तो हो गया केवल क्वेश्चन को देखकर समझने वाला। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास होता है क्या, फार्मूला, और फार्मूले से सॉल्व करते हैं। तो फार्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। बाकी कॉन्सेप्चुअल आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से कि पोटेंशियल सेम इलेक्ट्रिक आयरन है। इस पॉइंट को नोट करना कि इलेक्ट्रिक आयरन सेम होना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि दूसरे वायर की बात कर लो, ठीक है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, एक ही। जैसे सपोज दैट ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही थी, पहले पोटेंशियल 220 का था, तब करंट फ्लो कर रहे 3.4 एम्पियर। हमने वायर को चेंज नहीं किया, कोई भी कंडीशन को चेंज नहीं किया, बस चेंज क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को। 220 की जगह पर 110 वोल्ट का पोटेंशियल हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो उस कंडीशन में करंट पर क्या इफेक्ट आएगा, तो अगर पोटेंशियल हाफ हुआ है तो करंट भी हाफ हो जाएगा, मतलब उस कंडीशन में यहाँ 1.7 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अगर कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर चेंज करता है, प्रेशर चेंज करता है, या फिर वायर का थिकनेस चेंज करता है, लेंथ चेंज करता है, ठीक है, मटेरियल चेंज करता है वायर का, तो उन सारी कंडीशंस में ये आंसर कभी नहीं आएगा। वो फिर इस पर नहीं, मतलब ये इसको फॉलो नहीं करेगा। उस कंडीशन में फिर हमको फार्मूले का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से कॉन्सेप्चुअल तो आसानी से आंसर ला सकते हैं। तो चलिए मैच कराते हैं इस आंसर को फार्मूले से कैसे आएगा। इस क्वेश्चन के फर्स्ट कंडीशन को हम देखते हैं कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ इलेक्ट्रिक करंट, करंट कितना है 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 220 सप्लाई लाइन। केवल इतने को ही हमें अभी पढ़ना है कि इसमें इलेक्ट्रिक आयरन में इतना करंट फ्लो कर रहा है इतने पोटेंशियल पर। तो कुछ ना कुछ तो इस इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन मतलब जो प्रेस होता है, प्रेस के अंदर जो लगा होगा वायर, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। वो रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ से हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, R इज इक्वल टू, मतलब अगर हम निकालें पोटेंशियल हमारा हो गया V1 की अगर हम बात करें तो है हमारा 220 वोल्ट, और I1 की बात करें तो है हमारा 3.4 एम्पियर, ठीक है। अगर हम यहाँ से R की बात करें तो R1 कितना हो जाएगा, V1/I1, ठीक है। यहाँ से हम R1 की अगर हम बात करें तो R1 हो जाएगा V1 कितना है 220 वोल्ट और हमारा 3.4 एम्पियर, ठीक है। इतने ओम, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आएगा वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेट करें या ना करें यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा, इसको कैलकुलेट भी करके ला सकते हैं। तो R1 आ गया इतने ओम, ठीक है। हम नेक्स्ट कंडीशन को अब देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ तक हो गया, व्हाट करंट विल फ्लो, अब की बार I2 पता करना है, ठीक है, I2 पता करना है। और क्या कह रहा है, व्हेन कनेक्टेड टू अ 110 पोटेंशियल, मतलब V2 की वैल्यू दे रखा है 110 वोल्ट, ठीक है, इतने का पोटेंशियल दे रखा है। वायर वही है, मटेरियल वही है, उसी आयरन की बात हो रही है, वही इलेक्ट्रिक आयरन ये है, वही इलेक्ट्रिक आयरन इस कंडीशन में भी है। तो दोनों में अगर वही आयरन है तो उस आयरन के अंदर लगा हुआ वायर भी वही होगा, सारे उसकी थिकनेस भी वही होगी, सारे कंडीशंस भी सेम होंगे। तो उस कंडीशन में ये जो इस केस में जो R है वही R इस केस में भी होगा, मतलब रजिस्टेंस जो यहाँ पर आएगा वही रेजिस्टेंस यहाँ पर भी होगा। तो इस केस में अगर हम बात करें कि R इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2/I2, ठीक है। R1 R2 के इक्वल है, ठीक है। होगा क्या कि R1 को हम लिख सकते हैं R2 के इक्वल, ठीक है, R1 R2 के इक्वल है। तो यहाँ से R2 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 कितना है 110, I2 हमें फाइंड आउट करना है। R1 R2 के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि वायर तो वही है, तो R1 R2 के इक्वल है। अगर हम इसको इतना ओम लिख दें, इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें, ठीक है, तो R1 R2 के इक्वल है। ये पोर्शन भी अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, R1 R2 के इक्वल है तो ये इतना इतने के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 220/3.4 इज इक्वल टू
110 अपान I2, ठीक है। हम I2 इज इक्वल टू निकालें यहाँ पर, I2 इज इक्वल टू, तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा, तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 220 इंटू 3.4, ठीक है। ये इधर आएगा, ऊपर हो गया, ये इधर आकर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 110 3.4 और ये आकर के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका 2 टाइम्स है और ये I2 इज इक्वल टू हो गया 3.4 अपान 2, तो I2 इज इक्वल टू आ गया कितना 1.7 एम्पियर, ठीक है, 1.7 एम्पियर। इस तरीके से हम फार्मूले का यूज करके भी इसको ला सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली आप आंसर ला सकते थे। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बड़ी आसानी से कर लोगे, नहीं तो फार्मूला तो है ही। अगर इसी को थोड़ा टफ करते तो यहाँ से भी आप इसको डिवाइड करते तब सॉल्व करते, तो वो थोड़ा टफ हो जाता, ठीक है। बाकी इसको डिवाइड करके R1 की वैल्यू ला सकते हो, फिर वही R1 की वैल्यू मतलब वही R1 R2 के इक्वल होता, तो यहाँ R2 की वैल्यू उसको रख देते और I2 निकाल लेते, ठीक है। या I2 इज इक्वल टू 110 अपान R हो जाता, तो R की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन चाहे आप जैसे करो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड। कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू फाइंड आउट करना है टू सेंड एन इलेक्ट्रिक करंट 6 एम्पियर, मतलब I की वैल्यू दे रखा है, थ्रू एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। R की वैल्यू दे रखा है, सिंपली गिवन डेटा को लिखते हैं, R दे रखा है 40 ओम, करंट I दे रखा है 6 एम्पियर, और क्या निकालना है, V को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू R इज इक्वल टू होता है V अपान I, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R। V इज इक्वल टू I कितना है 6 एम्पियर, R कितना है 40 ओम, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 240 वोल्ट आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, गिवन डेटा को नोट करेंगे, फिर फार्मूले को अप्लाई करेंगे और उसके बाद कैलकुलेशन कर देंगे। कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब गलत नहीं होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन गलत होता है तो सब कुछ गलत हो जाएगा, आंसर कभी मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये ओम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस जो अभी केवल डायरेक्ट R दे रखा है, I दे रखा है, उस पर हो जा रहे हैं, ठीक है। इसी के आगे ओम्स लॉ हम तब भी अप्लाई करेंगे जब हम पैरेलल और मतलब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात होगी, वहाँ एक रेजिस्टेंस नहीं कई रेजिस्टेंस होंगे, तो उस केस में भी इसको अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और फिर इसी का व्यापक रूप अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म बोलें तो होता है किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से हम ओम्स लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं या उसके फार्मूले को प्रूफ कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं किरचॉफ्स लॉ का एक एप्लीकेशन है ओम्स लॉ। हालांकि ओम्स लॉ हमारे 10th के सिलेबस में ओम्स लॉ ही है, तो ओम्स लॉ को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और मतलब थ्योरी तो पढ़ ही चुके हैं, बस न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है इसको पढ़ेंगे। और अभी इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ में ये जो रेजिस्टेंस है, या बात करें कि हम रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस कब कब डिपेंड करता है, कब कब वेरी करेगा, किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, थिकनेस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है। तो इन सब को अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।